हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज का जो हमने शुरू कर रखी है बीआरएम की, यानी बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी। इस सीरीज का पार्ट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 आज हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जो कि 6th सेमेस्टर में है। आपका सेमेस्टर कोई भी हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो और आपके पास अगर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बीआरएम यानी बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस सीरीज में हम पूरे 12 लेक्चर्स को लाइन वाइज एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करवा रहे हैं। और अगर आपने किसी ने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे, यानी कि आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर चैप्टर 1 को पहले वॉच कर लेना। चैप्टर 1 हो जाने के बाद आप चैप्टर 2 पे फॉरवर्ड हो सकते हो, आ सकते हो आराम से, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है मेरा, और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पर ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर ये मेंशन कर दिया है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप जाकर इस पे मैसेज कर लेना कि सर हमको नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम प्राइस 150 के अप्रोक्स है, डिस्काउंट वगैरह अगर चलेगा तो 130 का अप्रोक्स हो जाएगा। वो जाकर आप वहां से परचेज कर सकते हो जिसको भी नोट्स बाय करने हैं। नोट्स इजी होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे, और सारे चैप्टर्स नोट्स में मिलेंगे विद इन 130-150 रुपीज। और नोट्स के अंदर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन होंगे, जैसे यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो बोर्ड में क्या है कि मैंने पॉइंट्स समझाए होते हैं, बोर्ड्स पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं लिखा होता, तो वो चीज नोट्स में आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके मिलेंगे डिटेल। मुश्किल से 45 से 50-60 पेज के नोट्स होते हैं जिसमें सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते या नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो में करा रहा हूँ, यहाँ से खुद के नोट बुक ले लो और अपना पेन ले लो, नोट डाउन करना शुरू कर देना। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आप साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर नंबर 2 हमारा, जिसका नाम है हमारा रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आज हम समझेंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। देखो, रिसर्च प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक चीज को करने के लिए एक राइट वे पाथ निकालना पड़ता है। जैसे आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता निकालना पड़ेगा ना। एक रास्ता से ऐसे होकर जाओगे तब आप उसको मंजिल को पा पाओगे। बस इसी तरीके से थोड़ा रिसर्च प्रोसेस भी है। अगर आप किसी चीज को, गोल को अचीव करना चाहते हो, तो अगर मैं बिजनेस की लैंग्वेज में बोलूं, अगर आप किसी गोल को अटेन करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक रिसर्च करनी पड़ती है। उसके लिए आपको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, डेटा की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको फील्ड नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप उसको एनालाइज करते हो, गैदर करते हो, फिर उसके बाद आप रिजल्ट निकालते हो, तब कहीं जाकर आप रिजल्ट पे पहुंचते हो, यानी कि आप अपने गोल पर पहुंचते हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, हम इस बुक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं इसको, ये जो पूरा प्रोसेस है ये रिसर्च प्रोसेस है। अगर आप किसी चीज की चाह रखते हो, किसी चीज को ढूंढ रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिसर्च, है ना। आप उसकी रिसर्च कर रहे हो, खोजा भी नहीं कर रहे हो। और रिसर्च को अगर एक तरीके से करा जाए, एक सिस्टमेटिक वे में करा जाए, एक मैनर में करा जाए, तब उसको बोलते हैं रिसर्च प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिसर्च का कुछ प्रोसेस होता है, वो मैंने यहाँ पर लाइन से लिख दिया है। अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस की पहली हेडिंग है हमारी, सबसे फर्स्ट क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम्स। पहली क्या है, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना है, यानी कि आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या टास्क दिया है। जब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे कि आपको टास्क क्या मिला है, आपको काम क्या करना है, तब तक आप उसके रिजल्ट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज होती है क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करो, पहले प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इशू और क्वेश्चन यू वांट टू स्टडी। पहले आप ये अंडरस्टैंड करो, पहले आप इस चीज को समझ जाओ कि आपको एक्चुअल में क्या स्टडी करना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, आप किस चीज के लिए आप आंसर चाह रहे हो, पहले वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से समझो, व्हाई आर स्टूडेंट नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एग्जाम्स। अगर मान लो आपको एक रिसर्च करने को बोली गई है कि आपके स्कूल के बच्चे जो हैं एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में उनके मार्क्स कम आते हैं, तो अब आप इसके पीछे का कारण जो है, रिसर्च जो है वो करके हमें बताइए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे परफॉर्म। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये परफॉर्म करोगे, यानी कि फर्स्ट टास्क क्या होता है, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपने क्लैरिफाई कर ली
कि क्यों वो नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद आप उसके रिसर्च डिजाइन करते हो, फिर आप प्रिपरेशन बनाते हो, एक डेटा बनाते हो कि किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर में हम काम करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है, क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हमारा सेकंड पॉइंट कहता है फॉर्मुलेट रिसर्च डिजाइन, यानी कि आपको जो रिसर्च डिजाइन है उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट करना, इसका मतलब है प्लान हाउ यू विल डू योर रिसर्च। आपको ये प्लान बनाना है कि आपको वो रिसर्च जो है वो किस तरीके से करनी है, किस तरीके से शुरुआत करी जाए किसी चीज की। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि आपके स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब आपको ये पता लगाना है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। अब उसके लिए आप क्या करोगे, एक सिस्टमैटिक एक पाथ बनाओगे, एक रास्ता बनाओगे, छोटी छोटी धीरे धीरे करके तो आगे जाओगे, एकदम से रिजल्ट पे तो नहीं पहुंच जाओगे। तो उसी के लिए लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। क्या प्लान बनाना है कि कैसे पता लगाएं बच्चों से कि आप रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं ला पा रहे, आप क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए भी एक प्लान चाहिए, कैसे बातचीत शुरू करी जाए, किस तरीके से बच्चे से पूछा जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक प्लान बनाना होता है। फिर लिखा है डिसाइड थिंग्स लाइक विल यू डू इन सर्वे वट यू ऑब्जर्व बिहेवियर। फिर लिखा रहा है कि अगर आपने कोई भी रिसर्च को शुरू करा है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप सर्वे कर सकते हो, यानी कि आप बच्चों से जा जाके पता कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आप क्यों एग्जाम में फेल हो गए, आप क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। या फिर आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती है जिसको आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस जगह प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो जो डेटाज हैं उसको ऑब्जर्व करना और साथ ही साथ उसका सर्वे वगैरह करना, ये कौन सिखाता है, ये सिखाता है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज के फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन के कुछ बुक्स में पॉइंट दिए गए हैं, तो मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखा है रिसर्च डिजाइन का कि एक गुड रिसर्च किसको कहते हैं। ये मैंने ना चैप्टर 1 में भी डिस्कस करा था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। मैंने बताया था कि गुड रिसर्च किसको करते हैं। अब यहाँ पे लिखा गुड रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं। तो गुड रिसर्च डिजाइन वो डिजाइन होता है जहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है। अभी मैंने आपको बताया था, आपको चीजों को करने से पहले प्लान करना है। मान लो मेरा कोई अपोनेंट है, मेरा कोई राइवल है, मेरे को उसको पीछे करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के आप चीजों की आगे अचीव नहीं कर सकते, गोल्स नहीं अचीव कर सकते। आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, नीतियां बनानी पड़ेगी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वही लिखा है कि रिसर्च डिजाइन में हर चीज काम को करने से पहले एक हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस यानी कि एक ऐसी संभावना जो कि या तो होगी और या तो वो नहीं होगी, या तो आप कोई चीज अटेन कर पाओगे या तो कोई चीज आप अटेन नहीं कर पाओगे, इसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। फिर लिखा है यहाँ पर आप एनालाइज करोगे, आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे, प्लान बनाओगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मान लो मेरे को अपने राइवल्स को पीछे करने के लिए प्लान तो मैंने बना लिया। मेरे प्लान में मैंने बोला कि मेरी एक सामने टेक कंपनी है जिसको मेरे को अपने राइवल्स को पीछे करना है। अब मैंने एक प्लान बना लिया अच्छा खासा कि इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं उस राइवल को पीछे करूंगा। अब यहाँ पर मेरे को रिसोर्सेज भी तो लगेंगे उसके लिए, यानी कि जो मैंने प्लान बनाया है हो सकता है उसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो, कुछ कॉस्ट इफेक्ट हो, यानी कि कॉस्ट कुछ पैसा कुछ लागत लगनी हो मेरी, जिसको मैं अटेन करने के लिए पूरा करूं। ठीक है, तो वो कुछ मैनेजमेंट रिसोर्सेज भी आपको अलोकेट होने चाहिए गुड रिसर्च में। तीसरा लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। आपका ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जहां पे आप एड्रेस कर सको कि एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम रिसर्च में कहाँ आ रही है। जब तक आप लोगों से क्वेश्चनिंग नहीं करते, जब तक आप लोगों से उसके बातचीत नहीं करते, प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछते, जैसे न्यूज रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर आप लोगों को जब न्यूज देते हैं तो वो 10 लोगों से पूछते हैं, जैसे यहाँ पर कहीं बम फटा तो यहाँ पर बम कैसे फटा, यहाँ पर चोरी कैसे हुई, कितने बजे हुई, कितने लोग थे, कैसे कपड़े पहन के आए थे। तो ये क्या है, ये एक सर्वे करने का तरीका है, पूछताछ का तरीका है, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं लोगों से। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं वो सामने पर्सन के जवाब से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है टाइम एग्जीक्यूशन। आपको टाइम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हो तो टाइमली एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम जो है एक डेडलाइन होता है। टाइम क्या होता है, डेडलाइन होता है किसी भी चीज को करने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे दिन आपको ये वीडियो पढ़ाता हूँ, आप मेरा वीडियो लेक्चर 24 घंटे से देख रहे हो, क्या आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। आप बोलोगे इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है यार, शॉर्ट क्रिस्प बनाओ, 15, 20, 25, आधा घंटा, 1 घंटा बनाओ तो बच्चों को समझ आए, बच्चे पढ़ने में उस चीज को इंटरेस्ट शो करेंगे। तो लिखा है एक टाइमली एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, हर चीज का एक राइट टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, इतने टाइम में ये प्रोसेस का हिस्सा खत्म हो जाएगा, अगली प्रोसेस करनी है। ठीक है,
फिर लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी, आप रिसर्च डिजाइन को इस तरीके से बिल्ड करो कि उसकी जो फ्लेक्सिबल पोटेंशियल है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जो आने वाले हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी कम होती चली जानी चाहिए। फिर लिखा है एक रिसर्च डिजाइन इन्फ्लुएंस होती है कुछ अलग अलग वेरियस फैक्टर से। मैंने दोबारा बता रहा हूँ, सुनो। एक रिसर्च जो होती है, गुड रिसर्च जो होती है, वो बहुत अलग अलग तरीके के ना फैक्टर्स जो होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है। पहला फैक्टर नंबर है रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे रिसर्च को लेकर। यानी कि आपको अगर किसी चीज के बारे में जानना है, मान लो रास्ते में एक पेड़ है वो गिर गया, बिजली से गिर गया, अब आपको जानना है कि वो पेड़ एक्चुअल में बिजली से गिरा है या किसी और तरीके से गिरा है या काटा गया है, तो आपको उसके लिए डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, सीसीटीवी वगैरह में देख सकते हो, बेसिकली एक सीआईडी वाला काम वो कह रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टाइम कंसंट्रेट्स। ये अभी मैंने आपको बताया कि आपको हर रिसर्च के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ प्लानिंग लगती है, नीतियां लगानी पड़ती है। फिर लिखा है बजट, हर एक रिसर्च में कुछ बजट होता है। अगर मान लो आपको कुछ रिसर्च करनी है, किसी चीज के बारे में कुछ पढ़ना है, आपको आगे कुछ बनना है, तो आपको हर चीज में पैसा लगता है ना, कॉस्ट लगता है ना। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीए करना चाहता हूँ, तो मैं सीए के एग्जाम्स भरूंगा, फॉर्म लूंगा, बुक दूंगा, ट्यूशन लूंगा, कोचिंग लूंगा, तो इसमें पैसा लगेगा ना। तो आपको अगर कुछ करना है तो पैसा तो आएगा, कॉस्ट तो लगेगी उस चीज के ऊपर, ठीक है। फिर आता है डेटा अवेलेबिलिटी, यानी कि कितनी जगह डेटा आपका अवेलेबल है। कुछ लिमिटेड जगह एक्सेस नहीं होता, आपको लिमिटेड ही तौर पर एक्सेस मिलता है डेटा का। तो डेटा आपको किस तरीके से जुटाना है, आप डेटा को किस तरीके से लेते हो अपनी रिसर्च के लिए, वो आपके ऊपर मैटर करता है। आप डेटा को कितने अच्छी तरीके से ज्यादा के लोगों से सर्वे करके निकालते हो, लोगों को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका डेटा बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रिपरेशन। वेट, हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर 3 है डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जहां पर भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। यानी गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर यानी कि कलेक्ट करना। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओगे आप उतना अच्छा रिसर्च का प्रोसेस कर पाओगे। फिर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे आस्क स्टूडेंट, आप स्टूडेंट से पूछो कलेक्टेड मार्क्स कितने हैं, उनसे इंटरव्यू ले सकते हो, आप उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आप उनका डेली रूटीन टेस्ट ले सकते हो, चेकअप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि बच्चे एग्जाम में क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक होती जा रही है, तो इसके लिए आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद प्रिपरेशन करना उसकी डेटा की, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखा है प्रिपेयरिंग इट फॉर एनालिसिस क्लीन शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तब आपको उस डेटा को क्लीन यानी कि एक शॉर्ट डेटा बनाना है जिसको कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल डेटा अगर आपने बनाया तो मैं अगर उसको पढूं तो मैं बिल्कुल उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग समझूं जो आपने अपने दिमाग में सोच के बनाया हो। इस तरीके से डेटा को शॉर्ट करना। काफी बार क्या होता है कि हम ना डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को अपने अकॉर्डिंग इनहेंस करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, जब सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको वो फीलिंग नहीं आती जो हमें आ रही है उस डेटा से। यानी कि जो चीज हम समझ रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ रहा उस डेटा से। तो आपको ऐसा डेटा नहीं बनाना, आपको ऐसा डेटा बनाना है कि जो आप समझो वही सामने वाला एग्जैक्ट समझे उस चीज को, ठीक है। फिर लिखा है अगला पॉइंट, 4th पॉइंट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। कि आपको डेटा एनालिसिस करना है और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करनी है। लिखा है स्टडी द डेटा एंड फाइंड पैटर्न एंड आंसर्स। आप ना किसी भी डेटा को अगर ढूंढते हो तो आप उसका एक पैटर्न फाइंड करते हो। अगर मैं आपको एक पैटर्न वाला एग्जांपल दूं ना तो आप बहुत जल्दी समझोगे। देखो मैंने बोला एक सीरीज में लिख रहा हूं 2 4 6 8। अब इसके अगले जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स है वो आपको बतानी है क्या होगी। अब कमेंट में बता दो फटाफट। अब आपने गैस कर लिया होगा आगे क्या लिखा है 2 4 6 8। अगली 3 डिजिट्स क्या होंगी ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। अब इसमें ना एक पैटर्न है, इसमें एक पैटर्न है। अब आप पैटर्न को देख के समझ पा रहे होंगे कि आगे की डिजिट्स क्या होगी। जो समझ चुका है बच्चा वो कमेंट कर देना, जो नहीं समझा अब आप समझो क्या है। देखो इसमें एक पैटर्न है जैसे कि 2 4 6 8। तो इसमें क्या हो रहा है हर एक डिजिट में 2 डिजिट ऐड हो रही है। जैसे कि ये 2 लिखा था, इस 2 में मैंने 2 ऐड किया तो ये 4 हो गया, इस 4 में मैंने 2 ऐड किया तो ये 2 हो गया। यानी कि एक तरीके से 2 का टेबल भी कह सकते हो।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो इस तरीके से 2 का टेबल बन जाएगा। तो ये क्या एक पैटर्न बन रहा है, आपको दिमाग में क्लिक हुआ कि एक पैटर्न सा बन रहा है, 2 का टेबल जैसा लग रहा है मेरे को, तो आपने 2 का टेबल फटाफट लिख दिया। तो इसी तरीके से बोला गया है कि आपको किसी भी डेटा को करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको एक पैटर्न जो है वो फाइंड करना पड़ता है। हर जगह एक पैटर्न होता है। एक सीरियल किलर भी है, अगर मान लो कुछ किलर करके जाता है, कुछ ऐसे एक्टिविटी करके जाता है, तब वो भी एक पैटर्न छोड़ के जाता है। कभी वो ए का सिंबल छोड़ जाता है, आपने मूवीज वगैरह में बहुत बार देखा होगा। तो एक पैटर्न जो होती है, कॉप जो दिमागदार कॉप होता है, पुलिस वाला होता है, वो अच्छे तरीके से पता कैसे लगाता है, क्योंकि वो एक पैटर्न से पता लगाता है। एक पैटर्न होता है हर किलर का, एक पैटर्न में, एक सीरीज में मारता है वो लोगों, ठीक है, उस तरीके का। फिर लिखा आगे, मोस्ट स्टूडेंट हु यूज फोन्स ड्यूरिंग क्लास स्कोर्ड लो। कह रहा है कि अब आपको ये पता लगाना है कि क्लास के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो फोन का यूज करते हैं, जिसके कारण हो सकते हैं कि उनके एग्जाम के मार्क्स कम आए हो, है ना। काफी बच्चे एग्जाम्स में फोन वगैरह यूज करते हैं, घर पे बैठकर यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता। और पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं जाएगा तो पढ़ाई में मार्क्स कैसे आएंगे, कम आएंगे मार्क्स। अगला पॉइंट है, अंडरस्टैंड व्हाट द रिजल्ट मीन। अब आपको रिजल्ट का मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि रिजल्ट का मीन निकालना है कि आपको इस रिजल्ट से क्या समझ आ रहा है। अगर मान लो पूरी क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि बिलो 50 आ रहे हैं, 50 के नीचे आ रहे हैं, तब तो आप थोड़ा सा रिजल्ट को भी देखोगे ना, तब आपको एक पैटर्न सारे रिजल्ट्स में कॉमन मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कम है, हर बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कम है, तो हो सकता है काफी बार कि मैथ्स का एग्जाम ही टफ आया हो, जो आपने प्रिपरेशन कराया उससे वो अलग आया हो, तभी बच्चे के मार्क्स नहीं आए, इसलिए वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया, रिजल्ट में ज्यादा उसकी बैक आ गई, लोप लग गई, ठीक है, वो चीज। फिर अगला पॉइंट आता है रिपोर्ट राइटिंग। अब आपने देखो क्या करा, आपने एनालिसिस करा, डेटा पैटर्न समझा, आपने इंटरप्रिटेट कर लिया। अब उसके बाद आप डेटा की रिपोर्टिंग करोगे। आपको जब समझ आएगा ना एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेटा का कुछ कंक्लूजन निकलेगा, तब आप उसको क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे। अगला पॉइंट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, When write everything in a clear and organized way। आपको हर चीज को क्लियर और ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, राइट करना है। आपको नोट्स बनाने हैं। आपने कभी मूवीज देखी हो ना, कोई ऐसी साइको वाली, तो उसमें क्या होता है, वो ऐसे डॉट डॉट लगा के, ऐसे बोर्ड सा चार्ट सा होता है दीवार के ऊपर, वो डॉट डॉट लगा के ऐसे रस्सियों से बांध देते हैं कि इसका लिंक इससे है, इसका लिंक इससे है। उसको देखने में थोड़ा और ज्यादा इनहेंस सा लगता है, अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि वो इंटर कनेक्शन बना रहे होते हैं कि किसका कनेक्शन किससे हो सकता है, अपने कल्प्रिट को ढूंढने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि आपको ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से अपने डेटा को रखना है। फिर लिखा है इंक्लूड योर प्रोसेस फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। और डेटा को रखने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको बोला कि आप प्रोसेस रखोगे, सबसे आगे रखोगे प्रोसेस, कि आपने कैसे डेटा को ढूंढना शुरू करा। फिर रखोगे फाइंडिंग, यानी कि आप किस नतीजे पर पहुंचे उस डेटा से। फिर लास्ट में रहेगा कंक्लूजन, आपका रिजल्ट क्या आया उस डेटा को करने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक डेटा रिसर्च डिजाइन का। तो आपको रिसर्च प्रोसेस अगर जानना है तो आपको ये 6 पॉइंट्स ये 5 पॉइंट्स मैंने बताए। इन 5 पॉइंट्स में मैंने सारा क्लियर कर दिया आपको रिसर्च की प्रोसेस क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रिसर्च। कह रहा है कि कौन कौन सी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज करी जाती है रिसर्च में। तो पहली है कॉन्सेप्ट और दूसरी है कॉन्स्ट्रक्ट्स। पहली है कॉन्सेप्ट और दूसरी है कॉन्स्ट्रक्ट। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप एक बेसिक आइडिया या बेसिक थॉट लेकर आते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एजुकेशन, हेल्थ या हैप्पीनेस, इस तरीके का आपका बेसिक थॉट होता है, जहां पर एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को लेकर, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थॉट जो आपके माइंड में आ रहा है, आप उस चीज को लेकर एक डेटा प्रोसेस कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि कॉन्सेप्ट दैट आर स्पेशली डिफाइंड फॉर रिसर्च एंड ऑफन मेजर्ड। कह रहा है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जैसे कि हैप्पीनेस, हेल्थ और एजुकेशन, ऐसे कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो और इसके ऊपर एक डीपली स्टडीज कर रहे हो, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट्स। लिखा एग्जांपल के तौर पे आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मेजर करो, अगर टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर आपने एजुकेशन से रिलेटेड एक डेटा कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपका डेटा कैसा है, एजुकेशन से रिलेटेड है। आप एजुकेशन से रिलेटेड लोगों से चीजें पूछ रहे हो कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप हेल्थ के बारे में पूछ सकते हो, आप हेल्थ का डेटा चार्ट बना सकते हो कि एवरेज लोगों का वेट कितना है, वेट के साथ साथ हाइट कितनी है, आपका डाइट प्लान क्या है, तो लोगों के जो बीमारी के सिम्टम्स हैं वो क्यों आ रहे हैं, हेल्थ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपनी खाना, अपनी जो फीडिंग है, दिन का जो रूटीन है, डाइट है, वो फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के जो डेटाज हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्स्ट्रक्ट्स, ठीक है। और कॉन्सेप्ट एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपकी डेटा या आपकी फाइल है जो आपको प्रोसेस करनी है, आगे बनानी है, वो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अगला आता है वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स आपके बुक्स में मेंशन है जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहला वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है पहले आप ये समझो। वेरिएबल एक एलिमेंट होता है जो चेंज होता रहता है। लिखा है वेरिएबल इज अ एलिमेंट दैट कैन चेंज और वेरी। वेरिएबल क्या है? एक एलिमेंट है। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि आप 2 के ऊपर वेरी लगा दो, जैसे 2 है, इसने अपनी एक पावर दे दी 3 को, तो 3 + 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 में से एक जो था वो वेरी हो गया, इधर चला गया, तो 2 हो जाएगा 1, और यहाँ पर 3 + 1 = हो गया 4। तो क्या करा, ये जो 2 था इसने अपनी पावर यानी कि एक अपना यहाँ पर दे दिया। तो ये क्या हुआ, अपनी पावर को बांट रहा है, यानी कि अपनी पावर को वेरी कर रहा है, दूसरों के साथ शेयर कर रहा है। तो वेरिएबल भी वही इसी तरीके से है। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि 2 है, ये रहा 2, एक ऐसा एलिमेंट जो अपनी पावर को दूसरों के साथ बांटता है, यानी कि अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर करता है और चेंज होती रहती है इसकी पावर। अब वेरिएबल में क्या क्या हम चीजों को वेरिएबल के तौर पर रख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं पंखा, क्या आप पंखे को वेरिएबल रख सकते हो? तो भाई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेरिएबल में आती है और जो नहीं आती। तो कौन सी चीजों को वेरिएबल माना जा सकता है? जो चेंज होती है। पंखा चेंज होता है बोलोगे मेरे घर में कल ही चेंज हुआ है, भाई वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल यानी कि एक नंबर्स, जिसको आप नंबर्स में काउंट कर सको ना, जैसे कि एज, इनकम, सैलरी, तो ये क्या है? वेरिएबल्स है। हावर ऑफ स्टडी, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो अब देखो ये वेरिएबल कैसे है। अगर मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ABCDE, आप ए से पूछोगे आप एक दिन में कितना पढ़ते हो, तो वो शायद बताएगा मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता हूँ। वहीं पे आप जो दूसरा बच्चा है यानी B, आप उससे पूछो कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हो, तो हो सकता है वो 4 घंटे पढ़ता हो। तीसरा बच्चा C, वो 2 घंटा पढ़ता हो। चौथा बच्चा वो 12 घंटे पढ़ता हो। जो छठा बच्चा, 5वां बच्चा है, वो पूरे दिन ही पढ़ता हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम है, स्टडी टाइम है, वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। हर बच्चे तो मतलब पर्सन टू पर्सन वो वेरी होता जा रहा है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो चेंज हो रहा है। तो जब कोई चीज, कोई एलिमेंट जब चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। सैलरी देख लो, अभी मान लो आज मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी कितनी है, मैं कमाता हूँ मुश्किल से 5,000 रुपए, मैं 2-3 हजार ही कमाता हूँ, ज्यादा बोल दिया आपको, वो ज्यादा इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी। मैं कमाता हूँ 2,000 रुपए, आप कमाते होंगे 5,000 रुपए। कोई दूसरा मेरी वीडियो देख रहा होगा, मान लो पलक मेरी वीडियो देख रही है, पलक कमाती है 10,000 रुपए। मान लो हर्षित मेरी वीडियो देख रहा है, हर्षित कमाता है 30,000 रुपए। मान लो सोनी मेरी वीडियो देख रही है, सोनी कमाती है 10,000 रुपए, है ना। तो अलग अलग से लोग, अलग अलग जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग सैलरी कमा रहे हैं। तो यानी कि हर पर्सन टू पर्सन चीजें जब अलग होती जाती है, चेंज होती रहती है, उसको वेरिएबल बोला जाता है। क्लियर है? वेरिएबल समझ आया? वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जैसे कि एज, सैलरी, हाइट, जो हर पर्सन टू पर्सन वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, वेरिएबल कहलाती है। लिखा है वेरिएबल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, वेरिएबल के बहुत सारे टाइप है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहला है डिकोटोमस। पहला क्या है? डिकोटोमस वेरिएबल, इसको बोलेंगे DICHO, इसको डिकोटोमस ऐसे कुछ बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन भाई थोड़ा सा वीक है तो उसको बता देना कमेंट में बाकी, ठीक है। तो फिलहाल डिकोटोमस हम ये बोल देंगे फिलहाल तो, ठीक है। डिकोटोमस वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो भाई माइंड मत करना कोई ज्यादा। तो इस वेरिएबल में क्या होता है वो समझते हैं। पहला लिखा है डिकोटोमस वेरिएबल, इसमें लिखा है ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। इसके अंदर 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है, यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यू कैन सी। पहला लिखा एग्जांपल दिया हुआ है, या तो यस या तो नो, या तो मेल या तो फीमेल, कोई तीसरी वेरिएबल नहीं होगी इसमें, ठीक है। या तो डे या तो नाइट। जैसे कि सूरज, अब मैं बोलूं सूरज जो है दिन में उगता है, तो या तो सूरज दिन करेगा या तो सूरज रात करेगा, कोई तीसरा समय भी होता है दिन और रात के अलावा? नहीं होता ना। इसी तरीके से जेंडर में जैसे एक मेल होता है एक फीमेल होता है। अब ट्रांसजेंडर मत बोलना, क्योंकि हम सिर्फ 2 कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर किसी का आंसर यस में आएगा तो एक हो सकता है नो में भी आए, तो 2 कैटेगरी हो सकती है, 2 चांसेस है। अगर मैं बोलूं आप एक लड़की हो, तो या तो आप बोलोगे यस अगर आप हो, अगर आप बोलते हो नो, या तो आप लड़की नहीं हो, है ना। तो आप 2 ही आंसर दोगे, कोई तीसरा आंसर तो नहीं दोगे। तो वही चीज लिखा है कि डिकोटोमस वेरिएबल्स में सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, जिसमें या तो यस नो होता है, या मेल फीमेल होता है, या कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है, बट 2 वैल्यूज वाला। कौन सा? 2 वैल्यूज वाला, इसको बोलते हैं डिकोटोमस वेरिएबल्स। समझ आया? अगला पॉइंट आता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। सेकंड पॉइंट, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये चैप्टर बहुत छोटा है बहन, भाई बहुत छोटा है, इसको मैं आराम से खत्म करवा दूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से करेंगे। कह रहा है डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कह रहा है कि काउंटेबल इन होल नंबर। जिस सीरीज को आप होल नंबर में काउंट करते हो ना, उस सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हो ना, तो इस सीरीज को होल नंबर सीरीज बोलते हैं, यानी कि ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज होती है। कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज।
अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस क्या होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज वो सीरीज होती है कैन टेक एनी वैल्यू इन रेंज, जो रेंज के अंदर वैल्यू लेती है। ये 1 2 3 4 काउंट नहीं करती, एक रेंज के अंदर कैलकुलेट करती है। जैसे कि सैलरी, आपकी सैलरी या तो 10 से 20 हजार के बीच में होगी। मैंने क्या बोला, 10 से 20 हजार के बीच में होगी, तो ये रेंज मैंने सेट कर दी है। रेंज में 2 डिजिट का होना कंपलसरी होता है, या तो 10,000 या 20,000, दोनों के बीच का जो होता है वो रेंज कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपको हाइट का एग्जांपल दूं तो आपकी हाइट या तो 5 फुट 3 इंच और 5 फुट 7 इंच के बीच में होगी। मैंने ऐसा बोल दिया, तो मैंने 2 नंबर्स प्रेडिक्ट करे, या तो 5 फीट 3 और या तो 5 फीट 5 इंच या 7 इंच, तो उसके बीच में मैंने आपकी हाइट बताई है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस सीरीज है जो चलती है रेंज के हिसाब से। ठीक है, इस सीरीज को आप बोल सकते हो या तो वेट हो गया या टेम्परेचर हो गया। अगर मैंने बोला आपका वेट 60 से 70 किलो के बीच में होगा, तो आपको डाइट करने की जरूरत है। 60 से 70 किलो के बीच में अगर आपका वेट है, तो अब इस सीरीज को हम बोलेंगे ये कंटिन्यूस सीरीज है, रेंज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 प्रिडिक्शन दिए हैं, एक 60 और एक 70। बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, उसमें कोई दो प्रिडिक्शन नहीं थे, उसमें सिर्फ एक प्रिडिक्शन था। मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होते। अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, काले बादलों को देखकर मैंने पता लगा लिया कि आज बारिश होगी, तो जो बारिश है वो किस पर डिपेंड थी, काले बादल पे। यानी कि बारिश जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुई, और जो काले बादल हैं वो इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैंने काले बादल को देखकर जो पता लगाया बारिश होगी, क्या काले बादल को भी किसी चीज को देखकर पता लगाया था? यानी कि चिड़िया को देख के बोला कि काले बादल होंगे, चिड़िया आई है, तो नहीं ना। तो काले बादल को मैंने एक फर्स्ट प्रेडिक्शन रखा, यानी कि प्रायोरिटी दी, तो वो प्रायोरिटी है, तो वो इंडिपेंडेंट है। जो चीज जिसके बेस पे होती है वो सेकेंडरी होती है, तो वो डिपेंडेंट होती है उस फर्स्ट वाली चीज के ऊपर। तो मैंने क्या बोला, काले बादल आज बारिश करेंगे, तो काले बादल देखा, तो काले बादल हो गया इंडिपेंडेंट। दोबारा सुन लो, काले बादल इंडिपेंडेंट, और जिसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है, यानी कि क्या होगा उससे, काले बादल से बारिश होगी। बारिश क्या है, डिपेंड थी किसके ऊपर, काले बादल पे। जब काले बादल होंगे तभी बारिश होगी, बिना काले बादल के बारिश नहीं होगी। तो बारिश कब होगी, जब काले बादल होंगे। तो बारिश किस पे डिपेंड हुई, काले बादल पे। तो बारिश क्या हुई, डिपेंडेंट हुई। क्यों, क्योंकि वो काले बादल पे डिपेंड है। अगर आपको दूसरा एग्जांपल समझना है इसी तरीके से, तो आप ऐसा समझो कि जैसे ही मैंने थप्पड़ मारा, ठीक है, सामने वाला खड़ा व्यक्ति रोने लगा। मैंने जैसे ही थप्पड़ मारा, सामने वाला व्यक्ति रोने लगा, तो उसका रोना जो था वो डिपेंड था किसके ऊपर, मेरे उस थप्पड़ पर। मेरा थप्पड़ यानी वो फर्स्ट वेरिएबल है, वो फर्स्ट वेरिएबल है, यानी कि वो डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसको थप्पड़ लगा तो वो रोया। तो रोना डिपेंड हुआ किस पर, थप्पड़ लगने पर, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया रोना, सेकंड वेरिएबल। समझ आया? तो इस तरीके से कोई भी एक चीज अगर किसी दूसरी चीज के डिपेंड होने कर रही है, इंटरलिंक है, दोनों कनेक्टेड है, तो उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब आप एक एग्जांपल अपनी तरफ से कमेंट में बताना, कोई भी एक एग्जांपल ऐसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ताकि आप लोगों को लगे मुझे कि समझ आ गया। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको बस ये पता लगाना है, कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, आपको ये पता लगाना है। आइसक्रीम को देखते ही छोटी बच्ची रोने लगी। मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी, आइसक्रीम को देखकर ही छोटी बच्ची रोने लगी। अब इसमें मुझे ये बताना कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे इस लाइन में, स्टेटमेंट में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कमेंट में बता देना। चलिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या लिखा है, कह रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट, कि किसी चीज को आपने दिया, अब उससे एक आउटपुट निकलेगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक इनपुट होता है। जैसे हावर्स ऑफ स्टडी आपने दी, अब उससे क्या निकलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल निकलेगा, यानी कि द इफेक्ट और रिजल्ट, उसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे निकलेगा। तो आउटपुट रिजल्ट क्या हुआ, एग्जाम स्कोर, यानी कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, आपने नंबर ऑफ स्टडीज के हावर दिए, आपने हावर ऑफ स्टडीज करी, बहुत सारी मेहनत करी, घंटों पढ़ाई करी, उस पढ़ाई का नतीजा ये आया कि आपके एग्जाम्स के स्कोर अच्छे आए। तो एग्जाम्स के स्कोर हो गया क्या, डिपेंडेंट। ठीक है, और जो आपके घंटे हैं जो आपने पढ़ाई करी वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, और वो आइसक्रीम वाला एग्जांपल जरूर से कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आया। आगे आते हैं, मॉडरेट वेरिएबल क्या होते हैं, क्या आता है, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं। कह रहा था, ये इफेक्ट द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल
एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेस लेवल माइट अफेक्ट हाउ मच स्टडिंग हेल्प्स एग्जाम परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं ये एक डायरेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का एक रिलेशन निकालते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का, उसको बोलते हैं क्या, मॉडरेटिंग वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे लिखा है स्ट्रेस लेवल माइट अफेक्ट हाउ मच स्टडिंग हेल्प्स एग्जाम परफॉर्मेंस। आपका स्ट्रेस लेवल जो है ये बताता है कि आपने एग्जाम्स के लिए कितनी ज्यादा स्टडीज करी। तो यहाँ पर स्ट्रेस लेवल क्या हो गया, मॉडरेटिंग हो गया, यानी कि स्ट्रेस लेवल जितना ज्यादा इट मीन्स कि आपने उतने ज्यादा घंटे पढ़ाई करी होगी एग्जाम्स के अच्छे स्कोर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो एग्जाम स्कोर, स्टडी टाइम और आपका स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस लेवल है वो तो बीच का पार्ट है, और आपका स्टडी हावर यानी कितने घंटे आपने स्टडी करी, और एग्जाम के स्कोर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके बीच में जो स्ट्रेस है जो आपने लिया वो क्या हो गया, मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। क्लियर है, बात समझ आ गई, बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए जी, अब आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब चलते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। ये पॉइंट्स एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं आपको सही से दिखाई दे रहा है ना साफ साफ बोर्ड पे। चलो भाई, साफ दिख रहा है आपको, बिल्कुल। अगला पॉइंट आता है एक्सट्रेनियस एंड कंट्रोल वेरिएबल। एक्सट्रेनियस एंड कंट्रोल वेरिएबल, हम इसको दो नामों से बोलते हैं, एक होता है एक्सट्रेनियस और एक होता है कंट्रोल वेरिएबल। तो आप सिंपल सा कंट्रोल वेरिएबल ध्यान दो, कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल है, दीज आर अनवांटेड वेरिएबल अफेक्ट योर रिजल्ट, जो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं, और ये अनवांटेड होते हैं, कोई नहीं चाहता इन वेरिएबल्स को, बट फिर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कि ये है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पर इफ यू आर टेस्टिंग इफ स्लिप्स इफेक्ट्स, इफ यू आर टेस्टिंग इफ स्लिप्स इफेक्ट अफेक्ट टेस्ट स्कोर, नॉइस एट नाइट कुड बी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कह रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, आप रात के टाइम स्टडीज कर रहे हो, बट क्या हुआ, नॉइस एट नाइट, जो रात को शोर शराबा आ रहा है ना, जो अनवांटेड है, जो आप चाह ही नहीं रहे, वो शोर शराबा आपकी स्टडीज को, आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट कर रहा है। मतलब कि आप एक ऐसे अनवांटेड वेरिएबल में फंस गए हो जो आपको नहीं चाहिए, और उसकी वजह से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेन वेरिएबल है ना, वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो स्टडीज कर रहा हूँ और मैं आपको स्टडीज करा रहा हूँ, या यूं मान लो कि मैं आपको पेपर के लिए पढ़ा रहा हूँ, और इसी पढ़ाने के बीच में कोई सब्जी वाला नीचे आके आवाज लगाने लगता है, तो उस सब्जी वाले की आवाज से, उसकी नॉइस की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप लोगों को सही से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये हो जाता है हमारा कंट्रोल वेरिएबल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एक्सट्रेनियस वेरिएबल उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला लिखा है कंट्रोल वेरिएबल, दीज आर द वेरिएबल यू कीप कांस्टेंट सो दे डोंट इंटरफेयर विद योर रिजल्ट। कह रहा है कि एक ऐसे वेरिएबल जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, एक समान रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, और इन वेरिएबल का इफेक्ट जो है आपके रिजल्ट्स पर भी कभी नहीं शो होता। ऐसे वेरिएबल हैं जैसे कि मेक श्योर ऑल स्टूडेंट टेक द टेस्ट इन द क्लासरूम एट टाइम। अगर मान लो आप ये मेक श्योर करते हो कि एक क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं एक टाइम पर, तो इससे क्या होगा, क्या आपको कुछ इफेक्ट होगा, आप भी अपना टेस्ट दे रहे हो, बाकी स्टूडेंट भी अपना टेस्ट दे रहे हैं, तो इस टेस्ट को देने से जो बाकी स्टूडेंट है या आप है उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो भाई ये वेरिएबल कौन से, कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, अगला आता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, लास्ट है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल यानी कि ए कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल इज ए हिडन फैक्टर दैट अफेक्ट बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उन दोनों को इफेक्ट करता है। लिखा है मेकिंग इट हार्ड टू टेल व्हाट कॉज द रिजल्ट, एग्जांपल यू आर स्टडिंग is exercise improve memory but diet also affect the memories if you don't control the diet। अगर मान लो आप एक काम करो, आप बहुत सारा खाना खाते हो, आप एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है, आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस हो जाएगा खाने को लेकर, वो खाना 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 ढूंढेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे उसके चक्कर में। तो इससे क्या होगा, आपकी इफेक्ट होगी क्या, डाइट भी, और साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी इफेक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का चक्कर हो जाता है, जो बीच का फंस जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, आप साथ में इसलिए खाना लेके बैठ गए कि मेरे को नींद ना आए, जैसे नींद आएगी मैं खाना खा लूंगा, मेरी आंख खुल जाएगी। बट उल्टा हुआ क्या कि आप खाना खाते खाते आपको खाने की आदत इतनी लग गई कि आपका ध्यान खाने से नहीं हट रहा, आप पढ़ाई में फोकस तब करोगे जब आपका खाने से ध्यान हटेगा। तो ये होता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, यानी एक चीज को सुधारने के लिए दूसरी चीज की लत लग जाना। ठीक है, दूसरी चीज आपके उस वेरिएबल में आके एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, ऑब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, यानी कि मुश्किल बन जाती है, रुकावट बन जाती है।
फिर आता है अगला पॉइंट, प्रपोजिशंस एंड हाइपोथेसिस इन रिसर्च। अब हम पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं रिसर्च के अंदर, ठीक है। हाइपोथेसिस, टेस्टेबल प्रेडिक्शंस, ये पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। हाइपोथेसिस हेल्प करते हैं आपको किसी प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन देने के लिए। या तो कोई चीज सही हो सकती है और या तो कोई चीज गलत हो सकती है। देखो अगर मैं कुछ भी प्रेडिक्ट करूं, मान लो अभी आसमान में अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तेज धूप है, मैं बोलूं कि आज लगता है बारिश होगी, तो मैंने जो प्रिडिक्शन लगाया क्या ये सही है? आज बारिश नहीं, कहीं आसार नहीं है, आज पूरा मौसम रोशनी से भरा हुआ है, धूप से भरा हुआ है, और मैं ये बोल रहा हूं कि आज बारिश होगी, तो क्या ये मेरा प्रिडिक्शन करेक्ट होगा? बोल दो नहीं, गलत होगा। तो यही चीज तो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस ये बताती है कि जो भी प्रिडिक्शन हुआ है वो करेक्ट हुआ है या गलत हुआ है। अगर काले बादल होते इसकी जगह, आसमान में पूरे में काले बादल होते, अंधेरा होता, हवाएं चल रही होती, हाँ तब मैं बोल सकता था कि आज बारिश होगी, तो ये मेरा प्रेडिक्शन क्या होता, सही होता। अभी क्या है, मेरा प्रेडिक्शन गलत है। आसमान में सूरज निकल रहा है, पूरा चमक रहा है वो तेज, और मैं बोल रहा हूँ बारिश होगी, तो गलत हुआ ना ये तो ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस अलग अलग तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि हाइपोथेसिस किस में हेल्प करती है, रिसर्च डिजाइन में कैसे हेल्प करती है। तो लिखा है हाइपोथेसिस एक टेक्स्टेबल प्रेडिक्शन होता है जो बेस्ड होता है प्रोपोजिशन पे। प्रोपोजिशन पे एक बेस्ड टेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस। लिखा है एग्जांपल के तौर पे, स्टूडेंट हु स्टडी 2 आवर डेली, एक ऐसा बच्चा जो 2 घंटे रोज पढ़ता है, विल स्कोर हायर देन दोज हु डोंट, क्या रहेगी, और वो है ना हाई, लिखा है विल स्कोर हायर देन दोज हु डोंट, और जिनको नहीं पता कि वो 2 घंटे रोज पढ़ रहा है, उनके स्कोर से वो बच्चा ज्यादा स्कोर लाता है, ठीक है, वो ज्यादा स्कोर लाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि आप जो है किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है आप नहीं पढ़ रहे, बट आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है फेवरेबल में आएगा, यानी कि वो फेवरेबल मतलब यस में आएगा, आपका रिजल्ट अच्छे स्कोर करेगा, ठीक है। तो ये होती है हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के। भाई हाइपोथेसिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। पहला है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। पहला पॉइंट कह रहा है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है, कह रहा है प्रेडिक्ट द वैल्यू स्टेट ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल से जो अपनी प्रेडिक्ट कर ले वेरिएबल को, वो होती है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। यानी कि एग्जांपल समझते हैं, एक एवरेज इनकम ऑफ टीचर इस सिटी ए इज 50,000। एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर एक टीचर, महिला टीचर की सैलरी 50,000 है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, एक सिंगल स्टेट डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है। यानी कि मैंने एक सिंगल लाइन में ये बता दिया कि उस महिला की कितनी इनकम है, ठीक है। और ये क्या है, गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ये गलत है, गलत होता तो ये हाइपोथेसिस नो हो जाती, रॉन्ग हो जाती, बट ये हाइपोथेसिस करेक्ट है, क्योंकि हर एक स्टेट में सबकी इनकम अलग अलग होती है। तो 50,000 इनकम होना कोई ज्यादा बड़ी, कोई चौंकाने वाली बात नहीं, हैरान करने वाली। जो एक्चुअल में ट्रू है वो हाइपोथेसिस सही होती है, जो एक्चुअल में गलत है, फॉल्स है, वो गलत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अगली हाइपोथेसिस है रिलेशनल हाइपोथेसिस। सेकंड है रिलेशनल हाइपोथेसिस। इसमें क्या लिखा है, प्रेडिक्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में अगर आप एक लिंक निकाल देते हो, तब उस वेरिएबल लिंक को हम, रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, रिलेशनल वेरिएबल हाइपोथेसिस। इसका एग्जांपल समझो, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड जॉब परफॉर्मेंस। एक स्ट्रेस लेने वाला आदमी और एक जॉब परफॉर्मेंस में एक लिंक होता है। क्या लिंक होता है, यानी कि आप अगर किसी जॉब के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, आप किसी जॉब के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, तो आप उसके प्रति स्ट्रेस भी लोगे। अगर मान लो मैं YouTube पे आपको पढ़ाने के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूं, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करवाऊं, तो मेरे माइंड में स्ट्रेस भी तो होगा कि मेरे को आपको जल्दी खत्म कराना है। तो जो भी कॉन्शियस पर्सन होगा वो स्ट्रेस तो लेगा। किसी चीज को अगर कोई करना चाहता है तो उसके प्रति उसको जागरूक तो रहना पड़ेगा ना, उस चीज के प्रति वो थोड़ा सा ऐसा अवेयरनेस तो दिखाएगा ना, तो वही चीज बोला गया है। तो ये है रिलेशनल हाइपोथेसिस, यानी किसी चीज के प्रति आपको अगर कुछ करना है तो आप जागरूकता दिखाओगे, ठीक है। अगला लिखा है थर्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्या होती है, शो द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। देखो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें लिखा है कि आपके एक्सपेक्टेड डायरेक्शंस को ये रिलेशनशिप्स के अंडर में शो करती है। एग्जांपल में, मोर स्टडी टाइम लीड्स टू हायर एग्जाम स्कोर। अगर जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा आप पैसा ध्यान इन्वेस्ट करोगे पढ़ाई में, बुक्स में, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप हाई स्कोर करोगे एग्जाम्स में। तो ये बिल्कुल सही बात है या गलत बात है, पहले ये बताओ। सही है ना। अगर ये सही है तो इसको कह सकते हो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, यानी कि दिशा प्रदान कर रही है। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो, आप ज्यादा अच्छा समझते हो, ज्यादा टाइम देते हो स्टडीज में, तो आप नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा अच्छा एग्जाम स्कोर करोगे, ठीक है।
अगला आता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो कि नॉन डायरेक्शनल है, दिशा प्रदान नहीं करती। ठीक है, सेज टू वेरिएबल आर रिलेटेड बट डज नॉट प्रिडिक्ट हाउ। दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड तो हैं बट एक दूसरे से ये नहीं पता उनको कि कैसे रिलेटेड है, हाउ कैसे हैं वो नहीं जानते, बट एक दूसरे से रिलेटेड है। लिखा एग्जांपल के तौर पे, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मूड। स्लीप और मूड के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे आज यार मूड नहीं है मेरा कुछ पढ़ने का, या मूड नहीं है आज मेरा पढ़ाने का, तो मैं चलो सो जाता हूँ। तो मेरा मूड और मेरे सोने से क्या ताल्लुक है? मेरा मूड और मेरा सोना भाई अलग अलग है। ठीक है, मैं एक पल ये मान सकता हूँ कि हाँ आप बेड पे, तकिया पे, पिलो पे लेटे हो और आपको नींद लग गई, तो आपका रिलेशन बन जाएगा कि आप बेड पे सो रहे थे, लेटे हुए थे, तभी आपको नींद आई ना। बट इसका क्या ताल्लुक है कि आपका मूड नहीं है और आपको नींद आ जाए। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है ना कि आपका मूड नहीं है, आप ऐसे बैठे हो, आप सो गए। तो ये होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसका एक रिलेशन होता है बट एक्चुअल में कैसे है वो रिलेशन ये आप भी नहीं जानते। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। आगे आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, ठीक है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को HO करके दिखाते हैं, HO करके दिखाते हैं यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को, ऐसे HO। ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये सारा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसका सारा चैप्टर थ्योरी बेस है, तो आपको इतना ज्यादा उसमें घुसने की डीपली जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में न्यूमेरिकल आ सकता है। इस बुक में कुछ नहीं आएगा, इस बुक में आप सिर्फ डेफिनेशन थ्योरी बेस पे समझोगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? कह रहा है सजेस्ट नो रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल। ये आपको बताती है कि किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएबल का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एग्जांपल के तौर पे, देयर इज नो डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर बिटवीन स्टूडेंट हु स्टडी एंड दोज हु डोंट। कह रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है दो ऐसे बच्चों में, एक बच्चा है जिसने एग्जाम के लिए पढ़ाई करी और एक बच्चा है किसी ने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करी। अब एक बच्चा जिसने पढ़ाई करी उसके मार्क्स 90 आ गए और जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके मार्क्स मान लो 30 आ गए। अब इन दोनों के बीच में ना कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आप इसके बीच में कोई हाइपोथेसिस बनाओगे ना तो नल हाइपोथेसिस आएगा। नल हाइपोथेसिस यानी कि जो एक्चुअल में हो ही नहीं सकता उसको आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेल हूं और मैं बोलूं आई एम प्रेग्नेंट, तो भाई क्या हो जाएगा? हंस रहे हो, कह रहे हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो क्या है? एक नल हाइपोथेसिस है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। मैं लड़का हूं, मैं कैसे हो सकता हूं? ठीक है, तो भाई सुनो, इसीलिए कहते हैं कि ऐसी हाइपोथेसिस जिसका कोई सर पैर नहीं होता वो नल हाइपोथेसिस होती है। तो यहाँ पर वही एग्जांपल मैंने बताया कि दो बच्चे हैं, दोनों ने एग्जाम में पढ़ाई करी, एक ने करी और एक ने नहीं करी, और दोनों के रिजल्ट अलग अलग आए, तो इसके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा इसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या है? नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं थ्योरीज एंड मॉडल्स। अब मैं आपको थ्योरीज एंड मॉडल्स पढ़ाने वाला हूँ। थ्योरीज एंड मॉडल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक में दिखा हुआ है, मैं आपको 1 मिनट बुक से रीड करवा देता हूँ। हाँ, थ्योरीज क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। थ्योरी इज ए सेट ऑफ आइडिया। क्या कह रहा है? थ्योरी जो है एक सेट ऑफ आइडिया है जो ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि समथिंग हैपेंस और व्हाई इज फैक्ट इज ट्रू। कह रहा है कि समथिंग हैपेंस, कुछ तो हुआ है, यानी कि कुछ तो हुआ है, और व्हाई ए फैक्ट इज ट्रू, और ये जो फैक्ट है ये क्यों सही है, ये फैक्ट जो है क्यों ट्रू है। तो ये थ्योरीज इसमें प्रेडिक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर आप जितने भी डेटा वगैरह एनालाइज करोगे वो फैक्ट्स के बेसिस पे करते हो, एस्टिमेट्स लगाते हो, प्रेडिक्शन लगाते हो। इसके कुछ 5 टाइप होते हैं थ्योरी के। पहला टाइप आता है एक्सप्लेनेटरी पावर। थ्योरी हेल्प टू मेक सेंस। ये थ्योरी जो है एक सेंस बनाने की कोशिश करती है, किसके बीच में? एक फैक्ट के बीच में और एक आउटकम रिजल्ट के बीच में। यानी कि आपने अगर मान लो रात भर पढ़ाई करी तो आपके स्कोर एग्जाम में अच्छे आएंगे, तो इसके बीच में एक इंटरलिंक, एक प्रिडिक्शन बनाने में हेल्प करती है कि अगर आपने स्टडी करी होगी तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, है ना। तो ये क्या है? एक एक्सप्लेनेटरी पावर है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी यानी कि वो चीजों को एक्सप्लेन करने की हेल्प करती है ऑब्जर्व करके। फिर लिखा अगला पॉइंट है प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी है भाई, सॉरी, कह रहा है ए रोबस्ट थ्योरी, ये एक रोबस्ट की थ्योरी है, नॉट ओनली एक्सप्लेन पास्ट एंड प्रेजेंट but allows us to anticipate future outcomes under specific condition। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी थ्योरी ये बताती है कि ना सिर्फ पास्ट और ना सिर्फ प्रेजेंट को प्रिडिक्ट कर रही है, ये थ्योरी फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करके चलती है। यानी कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ भी करने वाले हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बारिश वाला एग्जांपल दिया था, काले बादल हुए तो आपको पता है आधे घंटे बाद बारिश आएगी, तो आपने प्रिडिक्ट करा एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, किसकी मदद से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से। तो ये क्या प्रिडिक्शन है। फिर अगला लिखा है सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। क्या होता है? कह रहा है थ्योरी जो है वो इंटर रिलेटेड आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को कोहेरेंट करती है
ऑब्जर्व करती है, यानी कि किस तरीके से आपके आइडियाज जो हैं वो आपके माइंड में एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर हेल्प ऑर्गेनाइज आवर नॉलेज अबाउट ए सब्जेक्ट। और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर से होता क्या है कि आपके जो नॉलेज है उसको इनहेंस किया जाता है, आपकी ऑर्गेनाइज जो होती है वो इनहेंस होती है, आपकी जो पावर है, आप किसी भी चीज को रिसर्च वर्क कर रहे हो तो वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इंपीरियल बेसिस। कह रहा है ये थ्योरीज जो है ग्राउंड लेवल बेसिस होती है, जहां पर आप एविडेंस को और अपने रिसर्च को और अच्छे तरीके से कर पाते हो। ग्राउंड लेवल यानी कि आप ऐसा मानते हो कि कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो उसको पहले जीरो से शुरू करो। आप किसी भी चीज को जीरो से स्टार्ट करते हो ना तो आप उसको अच्छे तरीके से बेस मजबूत बना के शुरू करते हो। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप ऊपर से टॉप लेवल से शुरू करोगे ना तो आपकी वो चीज अधूरी रह जाएगी, तब आप उस चीज को रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, वो चीज है। फिर लिखा है उसके बाद मॉडल्स के बारे में। अब मॉडल्स आ जाते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिजाइन को, फ्लक्चुएट करते हैं किसी भी तरीके के स्पेसिफिक एक्सपेक्ट को, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं किसी भी तरीके के मॉडल्स को। ठीक है, अब मॉडल्स के अंदर 3 मॉडल फंक्शन यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। पहला आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन यूट्यूब वीडियो में होता है वो नहीं है, ये अलग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करते हो। आप क्या हो? एक ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करते हो, एक सिचुएशन के बारे में पढ़ते हो, सीखते हो कि उस सिचुएशन का एब्सेंटिज्म पॉइंट कौन सा है और उस सिचुएशन का एक अच्छा पॉइंट कौन सा है। ठीक है, उसके बारे में, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो हर चीज के बारे में आप एक ऑब्जर्व बना लेते हो, आपको हर चीज के बारे में एक अच्छे तरीके से पता लग जाता है कि इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका स्पेशली यूजफुल सिचुएशन क्या होगा और अनयूजफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, अगला आता है एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर आता है कि मॉडल एक्सटेंड द एक्सप्लिकेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड थ्योरी टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। आप नए नए प्रेडिक्शन एज्यूम करते हो, आप नए नए थ्योरीज बनाते हो इसके अंदर में। तीसरा आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन के अंदर आप एक रिलेशनशिप कन्वर्ट करते हो। आप क्या करते हो? एक रिलेशनशिप बनाते हो, एक रिवील प्रोसेस डायनेमिक सिस्टम बनाते हो, किसके अंदर एक आपको जो गोल अटेन करना है वो और जिस चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो उस चीज के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, तो इसको बोला जाता है सिमुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ गया है लिटरेचर रिव्यू। क्या आ गया अगला पॉइंट? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू समझते क्या होता है? एक मिनट। हाँ, शुरू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? देखो, व्हाई इज इट लिटरेचर इंपॉर्टेंट, यानी कि जो लिटरेचर होता है ये जरूरी क्यों होता है? पहली चीज तो हम ये समझते हैं लिटरेचर रिव्यू में। तो पहली चीज, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है ये समझते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में होता है कि जो भी आप चीज फाइंड करते हो, जिस भी चीज के बारे में आप रिसर्च करते हो, वो रिसर्च ना कहीं से बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, किसी ना किसी ने इसको रिसर्च करा होगा, इसके ऊपर प्रोसेस किया होगा, काम किया होगा, अपने टाइम दिया होगा, तब जाके आज आप बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी इस बुक को पढ़ पा रहे हो। ठीक है, और इसी रिसर्च को जो लोग रिव्यू करते हैं, यानी कि जो ऑथर होते हैं ना इसके, जो इस बुक के रचयिता हैं, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, इस कंटेक्स्ट को लिखा है, वो लिटरेचर रिव्यू कराते हैं। यानी कि उन लोगों ने पहले ही इस बुक को बनाया है, एनालाइज करा है, इंटरप्रिटेट करा है, फिर आपके फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिजल्ट्स को आपको परोसा है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये वो परोसी हुई थाली है जो आपको रिव्यू करे हुई है, मिली है, या बोल सकते हो लिटरेचर ने रिव्यू करके भेजी हुई है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो समझते हैं। पहला कह रहा है इट प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू योर वर्क। It helps to understand what are already being studied and what still need to be explored। इसके अंदर आप ये सब चीजें पढ़ते हो कि जो ऑलरेडी स्टडीड हो चुका है, जो ऑलरेडी लोग ढूंढ चुके हैं ना, आविष्कार कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं। जैसे मान लो न्यूटन है, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोज दिया, न्यूटन ने 3 लॉ खोज दिए। अब आप उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। अगर आप उसके आगे और एक्सप्लोर करते हो, चीजों को और खोजते हो, तो वो आपकी रिसर्च कहलाएगी। बट अभी क्या कर रहे हो? आप दूसरों की रिसर्च पढ़ रहे हो, तो वो लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। यानी जिस लिटरेचर ने उसको लिखा, उसकी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अगला आता है विच शार्पन योर रिसर्च फोकस, और ये आपके रिसर्च फोकस को शार्प करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट शार्पर योर रिसर्च फोकस। ये आपके रिसर्च फोकस को शार्प करता है। ये बताता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो कितनी गैप में कर रहे हो, कितनी डेप्थ में जाके कर रहे हो, और कितना नैरो स्पेस आप जा रहे हो, यानी कि कितनी ज्यादा सर्किट, बोल सकते हो कितनी ज्यादा
संकरी गली में होती है ना, नैरो मतलब होता है संकरी, हिंदी में बोलते हैं संकरी, अगर आपको कैसे समझाऊं, मतलब भिड़ी हुई, भिड़ी सी गली ऐसे चिपकी सी, इस तरीके का आप नैरो कितना जा रहे हो, कितना डीपली जा रहे हो उस रिसर्च में, तो वो शार्प फोकस दिखाता है। ठीक है, अगला आता है इट इम्प्रूव्स योर मैथोलॉजी, ये आपकी मैथोलॉजी इंप्रूव करता है, ये आपके मेथड्स ऑफ वर्क को इंप्रूव करता है, आपको ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक गैप को फिल करने की कोशिश करता है। फिर आता है इट बोर्डन योर नॉलेज, ये आपके नॉलेज को, आपका जो नॉलेज है उसको वास्ट कर देता है, यानी बढ़ा देता है, बोर्ड कर देता है। आपका नॉलेज अगर इतना सा है ना, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपका नॉलेज क्या होता है, इतना बढ़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि आपके नॉलेज को वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे लिखा है आप इससे क्या कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट एंगल से सोच सकते हो, आप अलग अलग तरीके से कॉन्सिक्वेंस बना सकते हो, आप अलग अलग तरीके से दिमाग लगा सकते हो, नॉलेज बूस्ट करोगे, तो ये सब चीजें। फिर आता है रिसर्च मैथोलॉजी और कहाँ हेल्प करता है, इट हेल्प्स योर कॉन्टेक्चुअलाइज योर फाइंडिंग, यानी कि जो आपने रिजल्ट निकाला है उसको आप कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसमें गलती कहाँ है, आपने प्रीवियस जो रिजल्ट निकाला होगा उससे आप उसको मैच कर सकते हो, कंपैरिजन निकाल सकते हो उस रिसर्च का। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है। अगला पॉइंट आता है फिलोसफीज ऑफ रिसर्च। ठीक है, फिलोसफीज ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फिलोसफीज है रिसर्च को लेकर। कुछ फिलोसोफर होते हैं जो फिलोसफीज बनाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फिलोसोफर होते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकती, भाई बहुत सारी चीजें मनी बाय कर सकती है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर उदास बैठे रहते हैं, खाली बैठे बैठे क्या करते हैं, फिलोसफी बना दी खाली बैठे बैठे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, उन्होंने बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है फिलोसफी रिसर्च क्या कहती है, फिलोसफी क्या कहती है कि बिलीव्स इन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। फिलोसफी का मानना ये होता है कि जितने भी उद्देश्य होते हैं वो सच्चाई पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया मनी कांट बाय हैप्पीनेस, कुछ ऐसे लोग उदास बैठे होंगे जिसके पास पैसा बहुत है और कभी मान लो सैड है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना सारा पैसा मगर मैं सैड क्यों, तो मनी जो है ना वो हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकती, तो उन्होंने ट्रुथ फैक्ट को निकाला और आपकी बुक्स में डाल दिया। अब आप वही पढ़ रहे हो कि बिलीव इन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, आप ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे बिलीव करते हो, इसमें बताते हैं पॉजिटिविज्म में। सेकंड आता है रिसर्च कलेक्ट फैक्ट एंड टेस्ट देम लाइक ए साइंस। जो रिसर्च होती है ना वो पहले फैक्ट को कलेक्ट करती है। जैसे कि मैं मान लो एक बोल दूं एक चींटी के 12 पैर होते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होते, इतने पैर नहीं है चींटी के, एक चींटी के 12 पैर होते हैं। अब साइंस क्या बोलती है, नहीं हम चींटी को पकड़ेंगे, हम उसके ऐसे ऐसे पीछे से पैर गिनेंगे और तब हम प्रूव करेंगे कि चींटी के 12 पैर है, तब हम उसको डालेंगे फिलोसफी में। यानी कि चींटी के 12 पैर होंगे तो साइंस पहले उसको टेस्ट करेगी, साइंस क्या करेगी, उसको चेक करेगी, तब आपको दिखाएगी। फिर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि डूइंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या करती है, किसी भी चीज को मानने से पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। साइंस का मानना यह है कि आप किसी भी चीज को आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। मैं बोल दूं अब अगर आपको कि हमारी जो धरती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, हमारी धरती है जो इस तरीके की दिखती है, रेक्टेंगुलर समोसे की तरह, ठीक है, तो आप उसका यकीन कर लोगे, आप मेरा यकीन कर लोगे, आप बोलोगे नहीं। क्या आप साइंटिस्ट हो तो आप मेरी बात कैसे नहीं मान सकते, ये मैं बोल रहा हूँ धरती समोसे की तरह तो है ना, आप मान लो भाई। आप बोलोगे कि नहीं ये गलत है, रिसर्चर ने बहुत सारी रिसर्च करी, पाया है कि धरती जो है वो इस तरीके की नहीं है, धरती एक रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, अब आप मान लोगे। अभी तो आपने बोला आप गलत बोल रहे हो, अगर ये गलत है तो ये तो सही होगा। कैसी बात कर रहे हो यार, मेरी बात ही नहीं मान रहे आप लोग, फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ, मेरी बात तो मान नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि आप पढ़ा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना। मानो कि धरती जो है वो किस तरीके की दिखती है, धरती एक पैरेललोग्राम की तरह दिखती है ऐसे। ठीक है, मान लो, मान लिया, कह रहे यार बड़े बुद्धू हो गए, धरती पैरेललोग्राम है, धरती कोई गोल है। सुनो अब यहाँ पर क्या है कि रिसर्चर जो है वो हेल्प करते हैं पॉजिटिविज्म में, यानी कि वो बताते हैं कि धरती एक्चुअल में गोल है, त्रिकोण है, सांप जैसी है, सपोले जैसी है, तभी आप उसको मानते हो ना। तो वही चीज तो कह रहा हूँ, जब रिसर्चर बोले तभी मानो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये भी मत मानना, ये भी मैं सारा गलत पढ़ा रहा हूँ। अब बोल दो नहीं भैया ये तो सही पढ़ा रहे हो, एग्जाम में फेल हो जाएंगे आपकी नहीं सुनेंगे तो, है ना, हो जाओगे ना फिर। तो भाई सुना करो मेरी भी थोड़ी, धरती क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, सुना करो। अगला पॉइंट क्या है, इंटरप्रेटिविज्म्स। इसका मतलब क्या होता है, फोकस ऑन सब्जेक्टिव मीनिंग। ये सब्जेक्टिव मीनिंग पे फोकस करती है। व्हेन पीपल थिंक, फील और बिलीव। सब्जेक्टिव मीनिंग यानी कि जब कोई चीज इंसान महसूस करता है ना, या जब कोई इंसान किसी चीज के अंदर बिलीव करता है, मान्यता रखता है। जैसे कि मेरी मम्मी मानती है कि भगवान होते हैं, है ना। अब मेरी मम्मी मानती है कि अगर भगवान से कुछ भी मांगोगे सच्चे दिल से तो वो आपकी इच्छाएं पूरी करता है, वो अपने बच्चों की सुनता है ना। ऐसे ही जो कोई मुस्लिम होगा तो ये मांगेगा कि जो अल्लाह होते हैं वो सुनते हैं, हेल्प करते हैं, गॉड हेल्प करते हैं सबकी। तो यहाँ पर क्या है कि वो बिलीव करते हैं उस चीज में, दिल से वो चीज को मान रहे हैं, तो भगवान भी उसकी शायद हेल्प कर ही देते हैं। फिर लिखा है फील। आप जब तक किसी चीज को नहीं मानते, जब तक आप फील नहीं करते। जैसे कि मैं बोलूँ ये मार्कर जो है ना,
पता स्ट्रॉबेरी की तरह है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ ना बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह मुलायम है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुलायम। अब आप बोलोगे है प्लास्टिक का मार्कर है, भैया हमने भी टच कर रखा है, प्लास्टिक है, कोई सॉफ्ट नहीं है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, फिर मेरी बात नहीं मान रहे यार, तुम ये तो अपनी चला लो, ठीक है, या मेरे को पढ़ाने दो ना। तो ये क्या है, मार्कर स्ट्रॉबेरी की तरह है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप तब तक उस चीज को नहीं मानोगे जब तक आपने फील नहीं करा उस चीज को, ठीक है। कह रहा है यूज इन सोशल रिसर्च, आप सोशल रिसर्च यानी कि इंटरव्यू देखते हो, आप केस स्टडीज सुनते हो किसी चीज को लेकर, तब आप जाके बिलीव करते हो कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। फिर अगला तीसरा पॉइंट आता है स्टडिंग हाउ स्टूडेंट फील अबाउट ऑनलाइन लर्निंग। अगर मैं बोलूँ कि अब आप बच्चों से पूछो कि वो ऑनलाइन लर्निंग से क्या सीखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भैया मजा सा आ जाएगा, कोरोना फिर से आ जाए, एक बार ऑनलाइन लर्निंग हो जाए, सबके एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, मजा सा आ जाए, भाई मेरे भी मजे से आ जाए, मेरे को पता है। बट ऐसा नहीं होगा। तो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बच्चों के दिमाग में ना खुशी की लहर दौड़ जाती है कि एग्जाम नहीं देने, ऑनलाइन होगा, अब तो नकल चलेगी, अब तो चैट जीपीटी एआई का यूज करेंगे। कल बैठ के मेरी बहन भी टेस्ट दे रही है एआई का यूज करके, मेरे पापा बोल रहे हैं देखो कितना पढ़ रही है। तो भाई क्या होता है कि ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों का दिमाग वीक हो रहा है, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी चीजें ढूंढना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन हर चीज मिल जाए और काम कर ले, खत्म करें बस, ठीक है। अगला पॉइंट आता है रियलिज्म। अगला पॉइंट क्या है, रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियलिज्म। इसके 4 एस्पेक्ट हैं, ये 4 एस्पेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। रियलिज्म मतलब होता है एक मिक्स्ड पॉजिटिव और इंटरप्रिटेशन का मिक्सचर जो होता है वो रियलिज्म होता है। यानी कि वो चीजें जो साइंस के द्वारा साबित करी गई है कि हाँ ये है, और कुछ एक्चुअल चीज जो बिलीव करी गई है लोगों के द्वारा, वो मानी जाती है लोगों के द्वारा, वो भी, उन दोनों का मिक्सचर जो है वो रियलिज्म कहलाता है। रियलिज्म जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का रियलिज्म सोचते हैं। फिर देखा है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये आपने बात बहुत बार सुनी होगी ना, लोग क्या होते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस से सीखा होगा, बोल दो नहीं सीखा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। सीखते हो, मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप छोटे थे आपकी टीचर आपको माई सेल्फ लिखवाती थी, तो उसमें आपको गोला लगाती थी कि बेटा ये स्पेलिंग गलत है, याद करियो। कल फिर वो माई सेल्फ देती थी ना, तो फिर आपकी उस माई सेल्फ की उसी स्पेलिंग पे गोला होता था। आप नहीं सीखते गलती से कुछ भी, मेरे से पूछो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं गलती से नहीं सीखते। गलती से कब सीखते हो, हाँ आगे में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया आपका, तब वो उस गलती से सीखते हैं कि आगे में हाथ नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिज्म जो एक्चुअल चीजें हैं उसको परोसता है आप लोगों के सामने, यानी कि जो रियलिटी है उसको परोसता है। इसके 4 पॉइंट है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। आप किसी चीज को उद्देश्य के आप किसी भी चीज को उद्देश्य के नजरिए से देखते हो, या तो सब्जेक्टिव किसी सामान के तौर पर देखते हो। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि आप किसी चीज को जब देखते हो उसकी नॉट पर्सनल फीलिंग से देखते हो, या किसी चीज को फील ही लेके देखते हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। मैक्रो यानी कि आप किसी चीज को बड़े पैमाने पे देखते हो, जैसे कि मान लो आपके बाबू सोना है कोई, आपके बाबू सोना के हाथ पे नहीं, यहाँ पे बैंडेज लगी हुई है, चोट लग गई, आप उसको किस नजरिए से देखिए, हाँ बाबू तुझे इतनी बड़ी चोट लग गई, ऐसे देखोगे, है ना। उसी जगह आपके किसी दुश्मन को चोट लग जाए, चाहे उसका गला कट जाए, चाहे वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए, अबे मरता हूं मरने दे, इतनी सी चोट के लिए कौन रो रहा है, इतनी सी भाई, इतना गले तो कटा है, जहां से मुंडी तो अलग हुई है, फिर क्यों इतना हाहा हुल्लू मचा रखा है। तो भाई वो चीज होती है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है मैक्रो और माइक्रो लेवल, हमारी ना परसेप्शन अलग अलग होती है। हम रियलिज्म की अगर बात करते हैं तो हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है। हर एक इंसान कैसे सोचता है, अगर मान लो इंसान ऐसे सोचता है, अगर कोई उसका जिगरी यार है, उसकी चोट लग गई, उसका दर्द हो गया, तो अपना दर्द कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है उसको, और अगर किसी दूसरे के लगे जो गैर है, उसका जितना भी बड़ा दर्द हो जाए ना, उसको छोटा ही लगेगा, अरे यार इतने से दर्द के लिए कौन रो रहा है। और अपने किसी को चोट लग जाए, एक कट भी आ जाए, यार इतना कैसे लगवा दिया तूने, पहले बोला होता मैं तो एम्बुलेंस बुक करने वाला था तेरे लिए। तो ये चीज होती है मैक्रो एंड माइक्रो लेवल, समझ आया। अगला आता है शेयर्ड इंटरप्रिटेशन। शेयर्ड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी लैंग्वेज से या किसी कल्चरल से सीखते हो जब, उसको शेयर्ड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। आप कल्चर से बहुत कुछ सीखते हो, कल्चर आपको बहुत सिखाता है, आपको लैंग्वेजेस भाषाएं बहुत चीजें सिखाती हैं, ठीक है, उस चीज से। अगला लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज यानी बाहरी शक्तियां, आपके ऊपर किसी बाहरी शक्ति ने, जो वैसे बोलते हैं ना कि वशीकरण कर लिया है, उस तरीके की बाहरी शक्तियां आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आपके दोस्त हो गया, आपके पॉलिटिक्स साइड हो गई, आपके स्कूल वाले हो गए, आपके टीचर्स हो गए। मैं तो आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ऐसा लिखा ही नहीं है, इसमें तो लिखा हुआ है आउटसाइड फोर्सेज लाइक कल्चरल, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस, रिसर्च आउटकम। ऐसी चीजों से अगर आप सीखते हो, बाहरी चीजों से, तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो उससे आप पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके दोस्त ने बोल दिया कि ना बहन चीनी मत खाया कर, चीनी खाने से ना मोटापा बढ़ता है। आप मम्मी जब 4 दिन से बोल रही है तब नहीं माने, दोस्त ने एक दिन बोल दिया चीनी खाने से मोटापा होता है, मम्मी चीनी के डब्बे आज ही बाहर फेंक दो,
ऐसा होता है ना, तो भाई बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके बाबू सोना ने बोल दिया कि बाल मत कटो, बड़े बालों में अच्छे लगते हो, तो ये आदि मानव की तरह बाल लंबे लंबे करके घूमोगे फिर तो, समझ रहे हो। तो ये चीज हो जाती है। तो इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर के फैक्टर से काफी बार। तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स, मैंने आपको बता दिया। अब छोटा सा एक टॉपिक रह गया, एक डिफरेंस रह गया इंडक्टिव और डिडक्टिव में, तो वो मैं आपको करवाता हूँ और आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर तो पॉइंट्स मेंशन है, अगर आप नोट्स बाय करते हो तो उसमें सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने, वो जाके आपको और मिल जाएगा। लेना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। और अभी आप इसको उतारो, आगे मेरे को लिखवाना है फिलहाल। चलिए भाई शुरू करते हैं। लास्ट का छोटा सा टॉपिक रह गया, 5-7 मिनट लूंगा बस। पहले लिखा है इंडक्शन अप्रोच, यानी कि इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। तो लिखा है ये स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से और एंड हो जाती है थ्योरी पर। यू ऑब्जर्व गैदर डाटा, आप अपने डेटा को ऑब्जर्व करते हो, गैदर करते हो और उससे एक पैटर्न बिल्ड करते हो, और पैटर्न फाइंड करने के बाद उस डेटा को बिल्ड करते हो थ्योरी में। फिर लिखा है इट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम एंड बिल्डिंग अप, ये बॉटम से शुरू होता है और धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव डेटा। इंडक्टिव डेटा जो होता है, अप्रोच जो होती है, इसका एग्जांपल भी दे रखा है। यू इंटरव्यू 50 स्टूडेंट एंड नोटिस दैट हु स्लीप अर्ली स्कोर बेस्ट। कह रहा है कि आपने 50 बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से आपने ये नोटिस करा कि कौन से बच्चे जल्दी स्कोर करते हैं और जल्दी जो है वो टाइम से सो जाते हैं और जल्दी एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं। फॉर्म ऑफ दिस यू डेवलप ए थ्योरी, अब आपने इससे एक थ्योरी डेवलप करी। स्लीप इंप्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपने एक थ्योरी डेवलप करी। क्या थ्योरी है कि जो बच्चे जल्दी सोते हैं उनके एग्जाम्स में हाई स्कोर मार्क्स आते हैं। आपने एक सर्वे करा, 50 बच्चों को बुलाया, आपने बोला कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी सोते हैं रात को और एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं, तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मान लो 20-25 बच्चे निकले। अब आपने यहाँ से एक थ्योरी बना ली कि जल्दी सोने वाले बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इस थ्योरी को इंडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। इससे क्या आपने डिस्कवर करा, आपने पहले एक्सप्लोर करा, डिस्कवर करा और बाद में एक थ्योरी को बिल्ड करा, इसको इंडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे, वो बाद में, पहले आप बात कर लेते हैं डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, ये थ्योरी से शुरू होती है, उल्टा चलती है, थ्योरी से शुरू होती है और टेस्ट इट विद डेटा, और डेटा के साथ टेस्ट होता है जो वहां तक जाती है। अब यहाँ पे लिखा है यू बिगिन विद ए थ्योरी और हाइपोथेसिस, आप अपने डेटा को कहां से शुरू करोगे, आप अपने डेटा को थ्योरी से यानी हाइपोथेसिस से शुरू करते हो और उसको करेक्ट करते हो, ये देखने के लिए कि वो एक्चुअल में ट्रू है या फॉल्स ही है, जो आपका डेटा है वो सही है या गलत है, वो वहां तक जाता है। लिखा है इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड टेस्टिंग डाउन, ये स्टार्ट कहां से होता है, टॉप से, एंड टेस्टिंग डाउन यानी कि वो नीचे जाता है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और जो इंडक्टिव था वो बॉटम से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो आप एक तरीके से बोलते हो जो इंडक्टिव है वो ऐसे ऊपर को जाएगा और जो डिडक्टिव है वो नीचे को आएगा। अब नीचे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है यू ऑलरेडी हैव ए थ्योरी, आपके पास एक थ्योरी है जिसमें लिखा है स्लीप इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो ज्यादा बच्चे सोते हैं उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। आपने एक थ्योरी अभी बनाई थी पहले, थोड़ी देर पहले। ठीक है, लिखा है देन यू कलेक्ट डेटा टू चेक इट ट्रू एंड फॉल्स, अब आप इस थ्योरी को क्या करोगे, चेक करोगे। ये थ्योरी चेक करी जाएगी, क्या ये थ्योरी करेक्ट है या गलत है, क्या ये सच में ठीक है, ऐसा जो बोला जा रहा है कि ज्यादा जो बच्चे सोते हैं उनका एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस आती है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या ये ठीक है या गलत है। जो हमने थ्योरी बनाई है ना, इस थ्योरी को चेक किया जाता है। फिर लिखा है, अब इसके अंदर लिखा है कीवर्ड्स क्या टेस्ट किए जाते हैं। पहला लिखा है टेस्ट होता है, प्रूव किया जाता है कि थ्योरी सही है गलत है, और कंफर्म थ्योरी चेक किया जाता है। अब नीचे पढ़ देते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, मेन डिफरेंस इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में। तो पहले लिखा है स्टार्ट विद, यानी कि स्टार्ट कहां से होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ साथ के साथ। लिखा है स्टार्ट विद, इंडक्टिव जो डेटा होता है वो ऑब्जर्वेशन और डेटा से शुरू होता है, और डिडक्टिव डेटा कहां से शुरू होता है, थ्योरी और हाइपोथेसिस से शुरू होता है। इंडक्टिव डेटा के गोल होते हैं बिल्ड ए थ्योरी, इंडक्टिव डेटा एक थ्योरी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जबकि डिडक्टिव डेटा एक थ्योरी को टेस्ट करने में बिलीव रखता है, यानी कि जो थ्योरी इंडक्टिव ने दी है उस थ्योरी को टेस्ट करता है कि ये थ्योरी एक्चुअल में ट्रू है या फॉल्स है। फिर आता है इंडक्टिव डेटा जो डायरेक्शन बताता है बॉटम से लेके अप तक का, और जो डिडक्टिव होता है वो डायरेक्शन बताता है टॉप से लेके बॉटम का। तो आप इस तरीके से समझो कि इसका जो थ्योरी है वो डायरेक्शन बताती है इस तरीके का कि आपको किस तरीके से ऊपर जाना है। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये आपको डायरेक्शन बताती है डाउनवर्ड का, यानी किस तरीके से आपको ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, तो इस तरीके का डायरेक्शन बताती है। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था
कि जितने बच्चे ज्यादा सोंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे वो, ठीक है। और यहाँ पर ये थ्योरी बना देती है और इस थ्योरी को चेक करने का काम होता है डिडक्टिव का। डिडक्टिव का एग्जांपल है यहाँ पर लिखा है, इसके एग्जांपल में ये होता है क्वांटिटेटिव रिसोर्स, यानी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जहां इंटरव्यू लिया जाता है। जो इंटरव्यू इंडक्टिव में कंडक्ट किया जाता है, इस इंटरव्यू को एक्सपेरिमेंट के तौर पर चेक करने का काम डिडक्टिव करती है। यानी पहले तो वो ये करेगा, उसके बाद वो ये वाला काम करेगा, दूसरे नंबर पे डिडक्टिव का काम होता है। समझ आया? तो ये था दोनों के बीच का मेन डिफरेंस इंडक्टिव और डिडक्टिव के अंदर। ये दोनों थ्योरी बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या करती है, इंडक्टिव थ्योरी जो होती है ये बॉटम से ऊपर जाने की अप्रोच है, ये है टॉप से डाउन जाने की अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर हम इंटरव्यू लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डेटा को, और इसमें जो डेटा ऑब्जर्व और इंटरव्यू लिया गया है उसको चेक करने का काम होता है डिडक्टिव में। ये थ्योरी चेक करती है, हाइपोथेसिस देखती है और देखती है कि क्या एक्चुअल में ये ट्रू है या फॉल्स है, वो काम होता है डिडक्टिव का। बस समझ आ गया? चलिए जी, ये था आपका चैप्टर, और आपका चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पर हो जाता है पूरी तरीके से फिनिश, खत्म हो गया चैप्टर 2। और वीडियो पसंद आई, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर किसी बच्चे को नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया, इस नंबर पे जाके आप पता कर लेना। नोट्स बन चुके हैं, सारे चैप्टर्स के हैं, हर बुक के हैं। जिनको भी लेना है 130 रुपीज प्राइस है। सेमेस्टर 6 के सारे कोर्सेज के नोट्स अवेलेबल है, जो भी लेना चाहता है। एक कोर्स के सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट के नोट्स है 150 रुपीज के अराउंड। जितने भी आपको चाहिए आप जाके व्हाट्सएप से ले सकते हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 3 जो है वो परसों आएगा, कल नहीं आएगा भाई, रेस्ट भी चाहिए, संडे है तो कल थोड़ा रेस्ट रहेगा, तो परसों आ जाएगा चैप्टर नंबर 3। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह के लिंक दे रखे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उन्हें ज्वाइन कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले चैप्टर का लिंक भी डाल दिया प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन से जाके पहला चैप्टर नहीं देखा तो वो भी जाके वॉच आउट कर लेना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, बहुत सारा प्यार करना, सपोर्ट करना, ताकि वीडियो और भी बच्चों तक पहुंच सके। अपने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर देना, जो सेमेस्टर 6 के ग्रुप्स हैं जिनको रिसर्च मैथोलॉजी की बुक्स चाहिए, नहीं मिल रही, उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है जी, बस बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोमवार को। उतार लो इसको अब।